नमस्ते। चलिए आज हम एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो शुरू करते हैं ये अनोखा सफर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां नेचर के रूल्स ही पलट दिए गए हों। मतलब जहां लोग दिन की धूप में आराम से सो रहे हैं और जैसे ही अंधेरा होता है तब जाकर वो अपने खेत और दुकानें खोलते हैं। ये सिर्फ एक अजीब रूल नहीं था, बल्कि प्रकृति के खिलाफ एक चैलेंज था जो इस पूरे राज्य की नींव थी। तो इस पहले पार्ट में आइए इस अजीबोगरीब राज्य और उसके निराले नियमों को ठीक से समझते हैं। यहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही थोड़े हटके थे और उनकी यही सनक उनके राज में साफ साफ दिखती थी। देखिए, इस राज्य में राजा और मंत्री ने सोचा, चलो कुछ अलग करते हैं। और उन्होंने दिन को रात और रात को दिन ही बना दिया। और हाँ, ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं था। अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो उसकी एक ही सजा थी, मौत। मतलब ये डर पैदा करके राज करने का तरीका था जहां लॉजिक की तो कोई जगह ही नहीं थी। और अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही अजीब था, तो जरा ये सुनिए। इस राज्य में हर चीज की कीमत एक ही थी, एक डुड्डू। जी हाँ, आप 1 किलो चावल खरीदें या केले का पूरा गुच्छा, आपको बस एक ही डुड्डू देना था। ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये तो इकोनॉमी का मजाक था, जहां मेहनत और वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं बच गया था। अब कहानी में एंट्री होती है एक गुरु और उनके चेले की, और यहाँ से हम देखेंगे कि ज्ञान और लालच के बीच की टक्कर इस मूर्खों के राज्य में क्या नया रंग लाती है। तो एक दिन एक समझदार गुरु अपने थोड़े लालची चेले के साथ इस शहर में आते हैं। दोनों को एक ही चीज दिखती है, सस्ता खाना, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। चेले को इसमें एक मौका दिखता है पेट भर खाने का, लेकिन गुरु समझ जाते हैं कि जहां चीजों का कोई मूल्य नहीं, वहां इंसान की जान का भी भला क्या मूल्य होगा। गुरु अपने चेले को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, ये सब मूर्ख हैं, ऐसा सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चलेगा और तुम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या कर बैठें। उनकी बातों में एक गहरी वार्निंग छिपी थी कि जब बेवकूफ़ी और पावर एक साथ मिल जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती है। लेकिन सस्ते खाने के लालच में चेला गुरु की समझदारी भरी बात को अनसुना कर देता है। वो वहीं रुकने का फैसला करता है और गुरु अकेले ही आगे निकल जाते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या चेले का ये फैसला उसके लिए सही साबित होगा? तो अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार और अजीब हिस्सा। यहाँ हम राजा के टेढ़े मेढ़े इंसाफ को देखेंगे, जो एक चोर की मौत से शुरू होता है। ये एक तरह से आईना है कि मूर्खों के राज में जस्टिस का मतलब आखिर होता क्या है। हुआ ये कि एक दिन एक चोर एक अमीर सौदागर के घर में चोरी कर रहा था, लेकिन कमजोर दीवार उसके ऊपर ही गिर गई और वो वहीं मर गया। अब आयरनी देखिए, एक क्रिमिनल की मौत पर उसका भाई राजा से इंसाफ मांगने जाता है, और यहीं से शुरू होती है मूर्खता की एक नई कहानी। और बस यहाँ से शुरू होता है ब्लेम गेम का एक अजीब ही सिलसिला। राजा को सचमुच से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस किसी को दोषी ठहराना है। इल्जाम पहले सौदागर पर जाता है, फिर दीवार बनाने वाले पर, वहां से घूमकर नाचने वाली लड़की पर, फिर सुनार पर, और आखिर में पूरा चक्कर काट कर दोष उसी सौदागर के बेचारे मर चुके पिता पर आ जाता है। राजा के हिसाब से जस्टिस का सर्कल पूरा हो गया था। अब क्योंकि सौदागर के पिता तो जिंदा थे नहीं, इसलिए राजा ने फैसला सुनाया कि उनके पाप की सजा उनके बेटे यानी सौदागर को मिलेगी। ये तो न्याय का मजाक था, जहां गुनाह और सजा का रिश्ता कर्म से नहीं, खून से जोड़ा जा रहा था। चलिए अब देखते हैं कि सस्ते खाने का लालच कैसे उस चेले पर ही भारी पड़ जाता है। जो चेला ज्ञान को ठुकराकर लालच के लिए रुका था, अब उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सजा देने के लिए एक नया फंदा बनाया गया, लेकिन यहाँ एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बेचारा सौदागर इतना दुबला पतला था कि वो फंदे में ठीक से फिट ही नहीं हो रहा था। एक बार फिर इस राज्य की मूर्खता साफ साफ दिख रही थी। इस बार मूर्ख राजा ने एक और अजीब ऑर्डर दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ और शहर में किसी ऐसे मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो इस फंदे में बिल्कुल फिट आ जाए। मतलब इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि फंदे के साइज के लिए एक आदमी को ढूंढा जाने लगा। और राजा के लोगों की नजर किस पर पड़ती है? बिल्कुल सही, उसी चेले पर जो सस्ता खाना खा खा पर खूब मोटा हो गया था। यहाँ कहानी की आयरनी अपने पीक पर है। जिस लालच ने उसे वहां रोका था, उसी लालच का रिजल्ट, उसका मोटापा, अब उसकी मौत का कारण बनने जा रहा था। जब चेला मौत के इतने पास था, उसे अपने गुरु के शब्द याद आए।
उसने दिल से अपने गुरु को याद किया और तभी उसके गुरु एक ब्रिलियंट प्लान के साथ वहां आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ज्ञान हमेशा मूर्खता को हरा सकता है। गुरु वहां पहुंचते हैं, अपने चेले को पहले तो खूब डांटते हैं और फिर उसके कान में धीरे से एक प्लान बताते हैं। इसके बाद गुरु सीधा राजा के पास चले जाते हैं। गुरु राजा से कहते हैं कि वो चेले से पहले मरना चाहते हैं। जब राजा इसका रीजन पूछता है तो गुरु उसे एक रहस्य बताते हैं। देखिए, गुरु यहाँ लॉजिक से नहीं लड़ रहे, वो मूर्खों से उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। वो उनके लालच को एक और बड़ा लालच दिखाते हैं, अगले जन्म में राजा बनने का लालच। और बस ये सुनकर मूर्ख राजा और मंत्री लालच में आ जाते हैं। पावर की उनकी भूख उनकी जान से भी बड़ी हो जाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाते हैं। जिस लालच से वो राज करते थे वही उनके अंत का कारण बन गया। तो इस तरह राजा और मंत्री की मूर्खता ही उनका एंड ले आई और इसके साथ ही उस अजीबोगरीब राज्य में एक नए समझदारी के दौर की शुरुआत हुई। शहर के लोगों ने गुरु और चेले से उनका नया राजा और मंत्री बनने की रिक्वेस्ट की। उनके नए राज में सब कुछ ठीक कर दिया गया। दिन वापस दिन बन गया, नॉर्मल सिस्टम लौट आया और चीज़ों की कीमत उनकी असली वैल्यू के हिसाब से तय होने लगी। मूर्खों का राज खत्म हुआ और समझदारी ने उसकी जगह ले ली। तो कहानी के एनालिसिस के बाद एक सवाल पर जरूर सोचिए, ज्यादा खतरनाक कौन है? एक ऐसा मूर्ख जिसके हाथ में पावर हो, जो पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है, या फिर एक समझदार आदमी का लालची चेला जो ज्ञान की वार्निंग को इग्नोर कर देता है और खुद को ही खतरे में डाल लेता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले एक्सप्लेनर तक अलविदा।